नेक्स्ट टॉपिक विल बी जलवायु की परिभाषा और मूल तत्व। किसी स्थान के मौसम के तत्वों के कम से कम कितने वर्षों के औसतीकरण को जलवायु कहा जाता है? 30 वर्ष से अधिक को। पृथ्वी की सतह पर सौर प्रकाश और ऊष्मा का वितरण मुख्य रूप से किस भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है? अक्षांशीय स्थिति पर। मौसम और जलवायु दोनों में समान रूप से पाए जाने वाले मुख्य तत्व कौन से हैं? मौसम और जलवायु में समान रूप से पाए जाने वाले मुख्य तत्व तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन और वर्षण है। वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात और तूफान मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? उच्च एवं निम्न वायुदाब पेटियों द्वारा। जल और स्थल के गर्म होने की भिन्न दर जलवायु के किस तत्व को प्रभावित करते हैं? तापमान और स्थानीय पवन प्रणाली को। किसी निश्चित स्थान पर अल्पकालीन, दैनिक या प्रति घंटा वायुमंडलीय दशाओं के कुल योग को क्या कहते हैं? मौसम। किसी निश्चित स्थान पर अल्पकालीन, दैनिक या प्रति घंटा वायुमंडलीय दशाओं के कुल योग को क्या कहते हैं? मौसम। हवाओं की दिशा और गति का मुख्य नियंत्रक कारक कौन सा बल होता है? दाब प्रवणता बल। पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले दीर्घकालीन ऊर्जा विनिमय का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले दीर्घकालीन ऊर्जा विनिमय का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जलवायु विज्ञान। किसी स्थान की जलवायु में अस्थायित्व का मुख्य कारण क्या होता है? वहाँ का अस्थायी भौगोलिक स्थिति और उच्चावच। वहाँ की अस्थायी भौगोलिक स्थिति और उच्चावच। किसी स्थान की जलवायु में अस्थायित्व का मुख्य कारण क्या होता है? किसी स्थान की जलवायु में अस्थायित्व का मुख्य कारण क्या होता है? वहाँ की अस्थायी भौगोलिक स्थिति और उच्चावच। पर्वतीय अवरोध के पवन विमुख ढालों पर बनने वाले कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। पर्वतीय अवरोध के पवन विमुख ढालों पर बनने वाले कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। वायुमंडलीय आर्द्रता का सीधा संबंध किस क्रिया से होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता का सीधा संबंध तापमान और वाष्पीकरण की दर से होता है। वायुमंडलीय आर्द्रता का सीधा संबंध किस क्रिया से होता है? तापमान और वाष्पीकरण की दर से। मौसम के विपरीत जलवायु शब्द किसी क्षेत्र के संदर्भ में क्या प्रदर्शित करता है? दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशा। किसी निश्चित स्थान पर अल्पकालिक, दैनिक, प्रति घंटा वायुमंडलीय दशाओं के कुल योग को क्या कहते हैं? मौसम। हवाओं की दिशा और गति का मुख्य नियंत्रण कारक कौन सा बल करवाता है? दाब प्रवणता बल। पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले दीर्घकालीन ऊर्जा विनिमय का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जलवायु विज्ञान। किसी स्थान की जलवायु में अस्थायित्व का मुख्य कारण क्या होता है? वहाँ की अस्थायी भौगोलिक स्थिति और उच्चावच। पर्वतीय अवरोध के पवन विमुख ढालों पर बनने वाले कम वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। वायुमंडलीय आर्द्रता का सीधा संबंध किस क्रिया से होता है? तापमान और वाष्पीकरण की दर से। मौसम के विपरीत जलवायु शब्द किसी क्षेत्र के संदर्भ में क्या प्रदर्शित करता है? दीर्घकालीन और औसत वायुमंडलीय दशाएं। सौर प्रकाश की अवधि मुख्य रूप से किस तापीय कारक को निर्धारित करता है? दैनिक और वार्षिक तापांतर को। वायु दाब में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? तापमान में होने वाला उतार चढ़ाव। वैश्विक स्तर पर ऊष्मा बजट का संतुलन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? दीर्घकालीन जलवायु विनिमय प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। जलवायु एक विस्तृत प्रदेश की वायुमंडलीय दशाओं का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। जलवायु के अंतर्गत केवल सामान्य औसत ही शामिल नहीं होते, बल्कि उसमें और क्या शामिल हो जाता है? दीर्घकालीन अवधि में उत्पन्न होने वाले वायुमंडलीय विक्षोभ और विचलन। जलवायु द्वारा पृथ्वी और वायुमंडल के बीच किस मुख्य विनिमय प्रक्रिया का आभास होता है? ऊर्जा एवं पदार्थ, जल चक्र आदि के दीर्घकालीन विनिमय का। किसी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से वहाँ की किस प्रकार की विशेषता को दर्शाता है? अस्थायी और दीर्घकालीन वायुमंडलीय विशेषता को। दीर्घकालीन वायुमंडलीय विक्षोभों के अंतर्गत मुख्य रूप से किस घटनाओं की आवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है? चक्रवात, प्रतिचक्रवात और मौसमी अवदाब को। दीर्घकालीन वायुमंडलीय विक्षोभ के अंतर्गत मुख्य रूप से किस घटनाओं की आवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है? चक्रवात, प्रतिचक्रवात और मौसमी अवदाब का। चक्रवात, प्रतिचक्रवात और मौसमी अवदाब का। किसी बड़े भूभाग की जलवायु के निर्धारण में वैश्विक स्तर पर कौन सी प्रणाली मुख्य भूमिका निभाती है? वैश्विक पवन प्रणाली, जिससे व्यापारिक पवनें। जलवायु का प्रादेशिक प्रसार मौसम की तुलना में कैसा होता है? अत्यंत विस्तृत और व्यापक। यदि किसी क्षेत्र की जलवायु को आर्द्र कहा जाए तो यह किस दीर्घकालीन स्थिति को दर्शाता है? अगर किसी क्षेत्र की जलवायु को आर्द्र कहा जाए तो वह दशकों से औसत वर्षण की वर्षा वाष्पीकरण से अधिक रही है। किसी क्षेत्र की कृषि फसलों के प्रारूप का मुख्य प्राकृतिक निर्धारण क्या होता है? वहाँ की दीर्घकालीन जलवायु।
किसी क्षेत्र की कृषि फसलों के प्रारूप का मुख्य प्राकृतिक निर्धारण क्या होता है? वहाँ की दीर्घकालीन जलवायु। वर्तमान में वैश्विक तापन मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? संपूर्ण वैश्विक जलवायु तंत्र को। किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार का सबसे प्रमुख निर्धारक कारक क्या है? वहाँ की जलवायु दशाएं, तापमान और वर्षा। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा कारक सबसे सक्रिय भूमिका निभाता है? मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु, विशेषकर वर्षा और तापमान। क्या जलवायु में अचानक या रातों रात बदलाव संभव है? नहीं, जलवायु परिवर्तन में सदियों या हजारों वर्ष का समय लगता है बाबू। दाल भात का कौर नहीं है जलवायु परिवर्तन होना। किसी क्षेत्र के जल संसाधनों जैसे कि नदी, झीलों के दीर्घकालीन स्थायित्व को कैसे नियंत्रण करता है? वहाँ के क्षेत्रीय जलवायु प्रतिरूप के कारण। वहाँ के क्षेत्रीय जलवायु प्रतिरूप। मानव बस्तियों के स्वरूप और वास्तुकला पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ता है? स्थानीय जलवायुगत आवश्यकताओं का। मानव बस्तियों के स्वरूप और वास्तुकला पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ता है? स्थानीय जलवायुगत आवश्यकताओं का। नेक्स्ट टॉपिक, जलवायु एवं मौसम में अंतर। समान बोलचाल में किन दो भिन्न अर्थों वाले शब्दों का प्रयोग एक ही संदर्भ में कर दिया जाता है? मौसम और जलवायु का। वायुमंडल की तात्कालिक या क्षणिक अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? मौसम। क्योंकि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे वाला गाना सुनो, इसलिए मौसम क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। जलवायु एक दिन में परिवर्तित नहीं होता। आज अचानक तेज धूप के बाद आंधी और वर्षा शुरू हो गई, यह कथन किससे प्रदर्शित है? मौसम के परिवर्तन स्वभाव को। मौसम का प्रभाव भौगोलिक दृष्टि से कैसे क्षेत्र पर देखा जाता है? मौसम का प्रभाव भौगोलिक दृष्टि से कैसे क्षेत्र पर देखा जाता है? स्थानीय अत्यंत सीमित क्षेत्रीय स्तर पर। मौसम का प्रभाव भौगोलिक दृष्टि से कैसे क्षेत्र पर देखा जाता है? स्थानीय अत्यंत सीमित क्षेत्र पर। मौसम का प्रभाव भौगोलिक दृष्टि से कैसे क्षेत्र पर देखा जाता है? स्थानीय अत्यंत सीमित क्षेत्रीय स्तर पर। रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दैनिक रूप से मिलने वाली जानकारी को क्या कहा जाता है? मौसम का पूर्वानुमान। दिसंबर और जनवरी के महीने में बिहार के कड़ाके की ठंडी पड़ती है। यह कथन क्या दर्शाता है? बिहार की जलवायु विशेषता, ऋतु चक्र को। मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर किस कारक के आधार पर किया जाता है? समय अवधि और क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर। टाइम स्केल के आधार पर मौसम और जलवायु के मुख्य अंतर को देख सकते हैं। टाइम और स्केल, समय अवधि को और क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हर घंटे का प्रतिदिन बदल सकता है? मौसम। किसी समय स्थान की जलवायु का निर्धारण करने के लिए मौसम के आंकड़ों का क्या किया गया है? दीर्घकालीन सांख्यिकी विश्लेषण और औसतीकरण। क्या मौसम की भविष्यवाणियां हमेशा दीर्घकालीन अवधि के लिए सटीक हो सकती है? नहीं, मौसम अल्पकालीन और अत्यधिक परिवर्तनशील है। क्या बड़े महाद्वीपों के विभिन्न शहरों में एक ही समय में क्या भिन्न हो सकता है? उन शहरों का स्थानीय मौसम की वजह से। जलवायु की तुलना में मौसम का स्वरूप कैसा होता है? अस्थिर, क्षणिक और गतिशील। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाले दैनिक तापांतर का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? दैनिक मौसम पर। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाले दैनिक तापांतर का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? दैनिक मौसम पर। मौसम के कौन से तत्व अचानक बदलने पर किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है? मौसम अचानक से बदल गया तो किसान का कौन सा फसल को नुकसान होगा? खड़ी फसल। ओलावृष्टि, पाला और अत्यधिक तेज हवाओं से खड़ी फसल के नुकसान होगी। और वो मतलब अचानक बदलने वाले जो मौसम है वो है ओलावृष्टि, पाला और अत्यधिक तेज हवाएं। किसी देश की दीर्घकालीन जल नीति, वाटर पॉलिसी किसके आधार पर बनाई जाती है? वहाँ के जलवायु प्रतिरूप के आधार पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिहार की जलवायु, भौगोलिक स्थिति और कारक। भारत के मानचित्र पर बिहार राज्य मुख्य रूप से कर्क रेखा के किस दिशा में आता है? उत्तर दिशा में। बिहार कर्क रेखा के उत्तरी दिशा में आता है। बिहार के पश्चिम भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायुगत प्रवृत्ति पाई जाती है? अर्धशुष्क जलवायु। बिहार के पूर्वी भाग जैसे किशनगंज, पूर्णिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु। बिहार के पश्चिम में अर्धशुष्क सेमी एयर्ड जलवायु होता है, अर्धशुष्क, और पूर्व में आर्द्र जलवायु पाया जाता है, पूर्व में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार की ओर। भौगोलिक अस्थिति के अनुसार बिहार की जलवायु मूल रूप से किस श्रेणी में आती है? बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु में आती है। अक्षांशीय विस्तार के कारण बिहार की जलवायु को किस अन्य नाम से भी संबोधित किया जाता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण बिहार की जलवायु को किस अन्य नाम से भी संबोधित किया जाता है? संशोधित उष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम पे। संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। समुद्र तट से दूरी और स्थल बाधित होने के कारण बिहार की जलवायु में कौन कौन सा मुख्य लक्षण पाया जाता है? महाद्वीपीय लक्षण। समुद्र तट से दूरी और स्थल बाधित होने के कारण बिहार की जलवायु में कौन कौन सा मुख्य लक्षण पाया जाता है? महाद्वीपीय लक्षण।
वर्षा के समय में पर्याप्त नमी न होने के कारण बिहार को किस संशोधित जलवायु का क्षेत्र कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का क्षेत्र कहा जाता है। बिहार की जलवायु को उत्तर से आने वाले ठंडी हवाओं से बचने में कौन सा प्राकृतिक अवरोध मुख्य भूमिका निभाता है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी से बिहार में प्रवेश करने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पूर्वैया पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा को क्या कहता है? पूर्वैया पवन। बिहार को अपनी कुल वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग लगभग 85 से 90% किस मानसून से प्राप्त होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जिससे पूर्वैया पवन भी बोलते हैं। बिहार के किस जिले में बंगाल की खाड़ी के निकट होने के कारण सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? किशनगंज जिला। बंगाल की खाड़ी किशनगंज से नज़दीक ही लगता है। बिहार का कौन सा जिला अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों माना जाता है? गया जिला। सबसे गर्म और सबसे ठंडा भी है गया जिला। ग्रीष्म ऋतु मई जून में बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? लू। बिहार के दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन समानता किस तिथि के बीच होता है? 15 से 20 जून के मध्य। बिहार की संपूर्ण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस प्राकृतिक परिघटना पर अत्यधिक निर्भर है? मानसूनी वर्षा की समयबद्धता और निरंतरता पर। बिहार की संपूर्ण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस प्राकृतिक परिघटना पर अत्यधिक निर्भर है? मानसूनी वर्षा की समयबद्धता और निरंतरता पर। नवीनतम प्रमाणिक आंकड़ों के अनुसार समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर लगभग 173 फीट। 53 मीटर लगभग 173 फीट। नवीनतम प्रमाणिक आंकड़ों के अनुसार समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर लगभग 173 फीट। शीत ऋतु जनवरी फरवरी में भूमध्य सागर से शीत ऋतु कब आता है? जनवरी फरवरी में भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बिहार में होने वाली हल्की वर्षा किस फसल के लिए संजीवनी है? रबी फसल, विशेषकर गेहूँ। रबी फसल में गेहूँ आता है भाई, अब जान ले। हल्की वर्षा गेहूँ के लिए अच्छा है, शीत ऋतु में होता है ये। बिहार की भौगोलिक बनावट के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार के धरातल से पूरी तरह किस महीने के मध्य तक लौट जाता है? अक्टूबर के मध्य तक लौट जाता है। दक्षिण पश्चिम मतलब पूर्वैया, अक्टूबर के मध्य में लौट जाता है। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा समानता कितनी दर्ज की है? 112 से 120 सेंटीमीटर या 1120 से 1200 mm के बीच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोपेन, थॉर्नवाट और ट्रीवॉर्थ का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार के विशाल मैदान को किस सांकेतिक कोड के अंतर्गत रखा गया है? उत्तरी बिहार के मैदान के सांकेतिक कोड CWA वर्तमान बीपीएससी पैटर्न में से CWA के समकक्ष भी माना जाता है। CWG को CWA भी अब बोला जाता है। किस उत्तरी बिहार के विशाल मैदान को? क्विज। कोपेन के अनुसार गंगा नदी का दक्षिणी बिहार किस जलवायु कोड के अंतर्गत आता है? उत्तरी आता है CWG या CWA के अंतर्गत, और दक्षिणी आता है उष्णकटिबंधीय सवाना AW उष्णकटिबंधीय सवाना। कोपेन के वर्गीकरण में CWG कोड में छोटे g का क्या भौगोलिक तात्पर्य है? छोटे g का भौगोलिक तात्पर्य है गंगा का मैदान, गंगा टाइप्स, जहाँ सबसे गर्म महीना मानसून की वर्षा से ठीक पहले होता है। जी मतलब गंगा जी। हाँ। थॉर्नवाट कोपेन था वो, अब थॉर्नवाट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार के उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र चंपारण क्षेत्र को किस कोड से रखा गया है? CB पश्चिम वेस्ट उत्तर पश्चिम, तो CBW। इतना याद रखो ना यार। थॉर्नवाट के जलवायु वर्गीकरण के एक कोपेन वाला है, एक थॉर्नवाट वाला है। थॉर्नवाट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार के उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र चंपारण क्षेत्र जो है उसे CBW कोड से याद रखिए। नेक्स्ट, थॉर्नवाट के अनुसार बिहार का अधिकांश मध्य और दक्षिणी भाग किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? CAW। वो था CBW जो उत्तर पश्चिम था, और जो दक्षिण में वो CAW है। उष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्मवन।
त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को किस विशिष्ट कोड द्वारा दर्शाया गया है? त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को किस वर्ग में, एक था कोपेन, एक था थॉर्नवोट और तीसरा है त्रिवार्था। उसके जलवायु के अनुसार उत्तरी बिहार को CAW का हो जाता है। त्रिवार्था CAW, उत्तरी बिहार CAW। त्रिवार्था के वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार को किस जलवायु की श्रेणी में का AW में तो ये भी याद है, कोपेन वाला भी AW में आ रहा था भाई। AW कहाँ बाहू AW CWG और दक्षिण, हाँ AW है ना कोपेन के अनुसार ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु वर्गीकरण कोपेन, थॉर्नवेट और त्रिवार्था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को किस कूट द्वारा दर्शाया गया था? CWG। कोपेन के अनुसार CWG जलवायु का क्या अर्थ है? CWG शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार की जलवायु का कूट क्या है? कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार की जलवायु का कूट क्या है? AW। कोपेन के वर्गीकरण में AW कूट किस प्रकार की जलवायु को निर्देशित करता है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को। थॉर्नवोट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र को क्या बोला जाता है? CBW। थॉर्नवोट के अनुसार बिहार के शेष बिहार के अधिकांश भाग को किस जलवायु क्षेत्र से वर्गीकृत किया गया? CAW से। थॉर्नवोट के अनुसार बिहार के शेष बिहार अधिकांश भाग को किस जलवायु क्षेत्र से वर्गीकृत किया गया? CAW। थॉर्नवोट के वर्गीकरण में CAW किस प्रकार की जलवायु का सूचकांक है? उप आर्द्र जलवायु का। थॉर्नवोट के वर्गीकरण में CAW किस प्रकार की जलवायु का सूचकांक है? उप आर्द्र जलवायु का। त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को किस कूट के अंतर्गत रखा गया? CAW के अंतर्गत। त्रिवार्था के अनुसार दक्षिणी बिहार को किस जलवायु के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? AW के अंतर्गत। कोपेन और त्रिवार्था दोनों के अनुसार दक्षिणी बिहार की जलवायु का कूट समान है, वह कूट क्या है? AW। वही तो हम बता रहे थे, इसी के चक्कर में। कोपेन के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किन दो प्रमुख जलवायु क्षेत्रों को विभाजित करती है? CWG और AW। थॉर्नवोट ने बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किन दो कूटों में वर्गीकृत किया गया? CBW, CAW। त्रिवार्था का CAW जलवायु क्षेत्र बिहार के किस भौगोलिक भाग को कवर करता है? उत्तरी गाय जो है उत्तरी CAW का जो है उत्तरी बिहार को। कोपेन के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? तापमान और वर्षा वनस्पति के आधार पर। थॉर्नवोट के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? थॉर्नवोट के वर्गीकरण का मुख्य आधार वर्षण प्रभावकारिता और तापीय दक्षता। उत्तरी बिहार CWG में कोपेन के अनुसार किस ऋतु में वर्षा नहीं के बराबर या शुष्क होती है? शीत ऋतु में वर्षा नहीं के बराबर होती है। बिहार का वह कौन सा वर्गीकरण क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सवाना के सबसे करीब है? AW। दक्षिणी बिहार। बिहार का कौन सा वर्गीकरण क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सवाना के सबसे करीब है? AW। थॉर्नवोट का CBW क्षेत्र बिहार के किस हिस्से जैसे कि चंपारण क्षेत्र को दर्शाता है? उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को। थॉर्नवोट का CBW क्षेत्र बिहार के किस हिस्से जैसे कि चंपारण क्षेत्र को दर्शाता है? उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को। त्रिवार्था के वर्गीकरण में CAW और AW को अलग करने वाली प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। उत्तर और दक्षिणी बिहार का विभाजन। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं कोपेन, थॉर्नवोट, त्रिवार्था के अनुसार, ये सारे भूगोलवेत्ता हैं। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं कोपेन, थॉर्नवोट, त्रिवार्था के अनुसार बिहार की जलवायु में उत्तर और दक्षिण में विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? वर्षा की मात्रा और स्थलाकृति का अंतर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थॉर्नवोट के अनुसार पूर्वी बिहार को किस विशेष जलवायु श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है? नम उप आर्द्र, मोस्ट सब ह्यूमिड जलवायु। थॉर्नवोट के अनुसार पूर्वी बिहार को किस विशेष जलवायु स्रोत के तहत वर्गीकृत किया गया है? नम उप आर्द्र। RL सिंह के वर्गीकरण के अनुसार बिहार को किस जलवायु प्रदेश में रखा गया? उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश का तात्पर्य क्या है? यहाँ जलवायु में महाद्वीपीय प्रभाव है, जिससे सर्दियों में ठंडी और गर्मी में अत्यधिक गर्मी होती है। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश का क्या तात्पर्य है? यहाँ जलवायु में महाद्वीपीय प्रभाव है, जिससे सर्दियों में ठंडी और गर्मी में अत्यधिक गर्मी होती है। बिहार में मई जून के महीनों में आने वाले चक्रवाती तूफान के स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर या कालवैसाखी। नॉर्वेस्टर के कारण बिहार के किस भाग में अत्यधिक वर्षा होता है? पूर्वी बिहार में जैसा किशनगंज। नॉर्वेस्टर कालवैसाखी, जिसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, कालवैसाखी नॉर्वेस्टर के कारण बिहार के किस भाग में अत्यधिक वर्षा होती है? पूर्वी बिहार में। कालवैसाखी या नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार और बंगाल के मैदानी भागों में। मई जून में आने वाले चक्रवाती तूफानों नॉर्वेस्टर की प्रकृति कैसी होती है? तीव्र गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के साथ आने वाले स्थानीय उष्णकटिबंधीय तूफान है। पूर्वी बिहार में नॉर्वेस्टर से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है? जूट और धान की
अगेती फसल के लिए, जूट और धान के अगेती फसल के लिए पूर्वी बिहार में नॉर्वेस्टर से होने वाली वर्षा की फसल इम्पॉर्टेंट है। बिहार में गर्मियों में चलने वाली तीव्र गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, जिसका उल्लेख महाद्वीपीय जलवायु के संदर्भ में है। बिहार में गर्मियों में चलने वाली तेज गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, लू। थॉर्नवेट का नाम उप आर्द्र वर्गीकरण बिहार के किन जिलों, थॉर्नवेट का नाम उप आर्द्र वर्गीकरण बिहार के किन जिलों, जैसे पूर्णिया कटिहार पर सटीक बैठता है, पूर्वी बिहार के जिलों पर। R.L. सिंह के अनुसार बिहार की सर्दियों की क्या विशेषता है, R.L. सिंह के अनुसार बिहार की सर्दियों की क्या विशेषता है, शीत ऋतु काफ़ी ठंडी होती है। काल बैसाखी नाम रूप से किस हिंदू महीने का नाम पड़ा है, बैसाख। काल बैसाखी नाम मुख्य रूप से किस हिंदू महीने का नाम पड़ा है, बैसाख महीने, अप्रैल मई में बैसाख के नाम पर। बिहार की मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता का सबसे खराब प्रभाव किस पर पड़ता है, बिहार की कृषि और अर्थव्यवस्था पर। बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों का असर बिहार के किस भाग पर सबसे पहले और तीव्र पड़ता है, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग पर। कोपेन के AW दक्षिणी बिहार क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के अंत में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, कोपेन AW जिसे दक्षिणी बिहार क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के अंत में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मानसून पूर्व की बौछारें, नॉर्वेस्टर वर्षा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार की जलवायु और वर्षा। बिहार में मानसून का आगमन सामान्यतः किस महीने के मध्य में आता है, जून के मध्य में। बिहार में दिसंबर और जनवरी के महीने में किस कारण से वर्षा होती है, चक्रवाती तूफानों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के अनुसार राज्य में औसतन वर्षा कितनी होती है, 120.5 सेंटीमीटर। बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर दर्ज की जाती है, उत्तरी पूर्वी भाग में। बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा 160 से 200 दर्ज की जाती है, उत्तरी पूर्वी भाग में। बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होता है, किशनगंज में। पुस्तक में दिए गए नोट के अनुसार दीर्घकालीन अवधि वर्ष 2011 से 25 में में औसत वर्षा कितनी दर्ज की गई, 992.4 mm। वर्ष 2022 से 23 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा 215 सेंटीमीटर दर्ज की गई, किशनगंज में। वर्ष 2022 से 23 में बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा 57 सेंटीमीटर दर्ज की गई, जहानाबाद में। 2022 से 23 के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे कम वर्षा 57 सेंटीमीटर ओनली, जहानाबाद में। बिहार में कौन सा महीना सर्वाधिक ठंडा होता है, जनवरी का महीना सर्वाधिक ठंडा होता है। जनवरी के महीने में बिहार के मैदानी भागों का औसत तापमान 7.50 डिग्री सेल्सियस से 10.50 डिग्री सेल्सियस। इस पृष्ठ के अनुसार बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा जिला, गया। बिहार की जलवायु का मुख्य रूप से किस प्रकार के कटिबंध में आती है, बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल्स में आती है। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य भौगोलिक कारक कौन सा है जो इसके दक्षिण से गुजरता है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य भौगोलिक कारक, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य भौगोलिक कारक कौन सा है जो उसके दक्षिण से गुजरता है, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। बिहार में मिलने वाला तीव्र सूर्य ताप किस प्राकृतिक घटना के विकास में सहायक है, वनस्पति के विकास में। बिहार में मिलने वाले तीव्र सूर्य ताप किस प्राकृतिक घटना के विकास में सहायक है, वनस्पति के विकास में। बिहार के उत्तर नॉर्थ में कौन सी विशाल भौगोलिक संरचना स्थित है जो इसकी जलवायु को प्रभावित करता है, हिमालय पर्वत श्रेणी। बिहार के उत्तर में कौन सी विशाल भौगोलिक संरचना स्थित है, बिहार के उत्तर नॉर्थ में कौन सी विशाल भौगोलिक संरचना स्थित है जो इसकी जलवायु को प्रभावित करती है, हिमालय पर्वत श्रेणी। बिहार के दक्षिण में कौन सी पठारी क्षेत्र स्थित है जो यहाँ की उच्च आवाज को प्रभावित करता है, छोटा नागपुर का पठार। हिमालय के पर्वतीय भागों और तराई क्षेत्रों में तापमान की स्थिति कैसी रहती है, अपेक्षाकृत कम रहती है। हिमालय के पर्वतीय भागों और तराई क्षेत्रों में तापमान की स्थिति कैसी रहती है, अपेक्षाकृत कम रहती है। बिहार के किस भाग में वर्षा अधिक होती है, तराई क्षेत्र में किस भाग में वर्षा अधिक होती है, बिहार के किस भाग में वर्षा अधिक होती है, तराई क्षेत्र या मैदानी भागों में, तराई और पर्वतीय भागों में, तराई क्षेत्र मैदानी भागों में या तराई पर्वतीय भागों में। बिहार के दक्षिण मैदानी भागों में तापमान की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है, तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। बिहार के किस मौसमी भाग में वर्षा कम होती है, पूर्वी या पश्चिमी। बिहार के किस मौसमी भाग में वर्षा कम होती है, पश्चिमी मैदानी भाग में, राजस्थान के साइड है ना। गर्मी के महीनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदान में किस प्रकार के वायुदाब केंद्र का विकास होता है, निम्न वायुदाब केंद्र का, लो प्रेशर सेंटर का। ग्रीष्मकाल में विकसित निम्न वायुदाब के कारण हवाएं किस खाड़ी से बिहार के मैदान की ओर
चली जाती है। ग्रीष्मकाल में विकसित निम्न वायुदाब के कारण हवाएं किस खाड़ी से बिहार के मैदान की ओर चलती है? किस खाड़ी से? तो बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से आने वाली ये हवाएं बिहार के मैदानी भागों में किस दिशा की ओर चलती है? पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर। बंगाल की खाड़ी से पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली इन मानसूनी हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पूर्वा हवाएं। पूर्व से चल रही है तो पूर्वा हवाएं। बिहार में मुख्य रूप से कितने प्रमुख मौसम ऋतु में पाए जाते हैं? 3 प्रमुख ऋतु में पाई जाती है। बिहार की ऋतु एवं मौसमी बदलाव। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि किस महीने से किस महीने तक है? गर्मी जो है मार्च से मध्य जून, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च से लेकर जून तक गर्मी रहता है। बिहार में वर्षा ऋतु का काल किन महीनों के बीच रहता है? मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक वर्षा ऋतु। बिहार में वर्षा ऋतु का काल किन महीनों के बीच होता है? मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक। बिहार में शीत ऋतु का आगमन की और समाप्ति किन के बीच होता है? मध्य अक्टूबर से शीत ऋतु। पहले गर्मी आएगा, फिर बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, फिर शीत ऋतु होगा। बिहार में शीत ऋतु का आगमन और समाप्ति किस महीने में? मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। 3 तरह का मौसम तो है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। शीत ऋतु अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मंथ का मौसम है। बिहार में 3 तरह का ऋतु है, एक ग्रीष्म ऋतु, एक शीत ऋतु और एक वर्षा ऋतु, एक ग्रीष्म ऋतु और एक शीत ऋतु। बिहार में शीत ऋतु का आगमन अक्टूबर से फरवरी तक। बिहार में किस ऋतु के दौरान तापमान में निरंतर और तीव्र देखी जाती है? ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय आर्द्रता में क्या परिवर्तन होता है? आर्द्रता में कमी आती है। मार्च के बाद मतलब कि ठंडी के बाद, है ना, ठंडी के बाद सूर्य का किस और विस्थापन के कारण बिहार में तापमान बढ़ने लगता है? सूर्य का उत्तरायण होने के कारण बिहार का तापमान बढ़ने लगता है, उत्तर की ओर होने के कारण बिहार का तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल और मई के महीने में बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवा को क्या कहता है? लू। मई के महीने में बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवातों के कारण बिहार में आने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? काल वैसाखी। मई तो गर्मी का महीना है, लेकिन इसमें भी कोई वैसा वर्षा हो जाता है उसे काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर वर्षा कहते हैं। पृष्ठ पर दिए गए विशेष नोट के अनुसार बिहार के किस स्थान को बिहार का शिमला कहा जाता है? जम्मू जिले में स्थित सोनो को शिमला कहा जाता है। पृष्ठ पर दिए गए विशेष नोट के अनुसार बिहार के किस स्थान को बिहार का शिमला कहा जाता है? बिहार का शिमला सोनो को, जम्मू जिले में स्थित सोनो को। बिहार के उत्तरी पूर्वी जिलों जैसे किशनगंज में अधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी के मानसूनी निकटता। मैदानी भागों में शीत ऋतु के दौरान चलने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? शीतलहर। बिहार की कृषि मुख्य रूप से किस प्राकृतिक कारक पर अत्यधिक निर्भर है? मानसूनी वर्षा पे। बिहार में किस महीने को मानसून के लौटने का समय माना जाता है? अक्टूबर के मध्य भाग को। बिहार में किस महीने को मानसून के लौटने का समय माना जाता है? मेरा बर्थडे के टाइम पे लगता है, अक्टूबर के मध्य भाग को। बिहार के पश्चिमी जिलों में उत्तर पूर्वी जिलों की तुलना में वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा की मात्रा घट जाती है। बिहार के किस भाग में उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का प्रभाव सबसे स्पष्ट दिखाई गया है? बिहार के किस भाग में उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का प्रभाव सबसे स्पष्ट दिखाई दिया गया है? उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग में। बिहार में चक्रवाती तूफानों के कारण होने वाली हल्की वर्षा सामान्यतः किस ऋतु में होती है? बिहार में चक्रवाती तूफानों के कारण होने वाली हल्की वर्षा शीत ऋतु में। समुद्र तट से दूरी होने के कारण बिहार की जलवायु में किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं? महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण। मानचित्र के अनुसार बिहार के अधिकांश क्षेत्रों का औसत तापमान समताप रेखाओं की समानता कितना दर्ज किया गया? 26 डिग्री सेल्सियस। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा सबसे पहले और मुख्य रूप से प्रवेश करते हैं? बंगाल की खाड़ी की शाखा। वर्षा ऋतु में बिहार की नदियों में अचानक बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? नेपाल की पहाड़ियों और जल ग्रहण क्षेत्रों से भारी वर्षा। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल? बिहार का कौन ऐसा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है? किशनगंज। मानचित्र के अनुसार बिहार के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली मुख्य समताप रेखा का मान कितना था? 26 डिग्री सेल्सियस। बिहार के किस हिस्से में कंकरीली पठारी मिट्टी के कारण ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी का अनुभव होता है? दक्षिणी भाग, गया और आसपास के क्षेत्रों में। पूर्वा हवाओं के कारण बिहार के किस क्षेत्र में वायुमंडलीय नमी आर्द्रता सबसे पहले बढ़ती है? पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में ऋतुओं के चक्र के अनुसार रबी फसलों की बुआई किस ऋतु के आगमन पर की जाती है? शीत ऋतु। अक्टूबर नवंबर के महीना में रबी फसल। माई बर्थडे के टाइम में रबी फसल मतलब गेहूँ लगाया जाता है शीत ऋतु में। नेक्स्ट, मानचित्र आधारित कुछ प्रश्न। दिए गए मानचित्र के अनुसार बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? उत्तर में नेपाल। मानचित्र के अनुसार दक्षिण में झारखंड। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल।
दिस इज द चौहदी ऑफ बिहार। मानचित्र पर अंकित लाल रंग की रेखा क्या दर्शाती है? समताप रेखा। ये कोई क्वेश्चन है भाई, तो बदल सकता है, छोड़ो। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में झारखंड की सीमा के पास कौन सी दो समताप रेखाएं दिखाई दे रही है? 24 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। नेपाल की सीमा से सटे बिहार के उत्तरी भाग में औसत तापमान कितना होता है? 26 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड सेल्सियस। बिहार के सुदूर उत्तरी पूर्वी कोने पर स्थित जिला कौन सा है जो नक्शे में नेपाल और बंगाल के मिलन बिंदु पर है? नेपाल और बंगाल। किशनगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बिहार के सबसे पश्चिमी भाग बक्सर कैमूर में तापमान की रेखा क्या होती है? 26 डिग्री सेल्सियस। औसतन बिहार का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है। बिहार के भौतिक विभाजन के अनुसार उत्तरी मैदान का ढाल समानता किस दिशा की ओर है? उत्तरी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, मतलब ऐसे घूमता है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ढाल, तभी तो जाकर बंगाल के खाड़ी में मिलेगा। छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी कगार बिहार को स्पर्श करता हुआ किस प्रकार की जलवायु दशाएं बनाती है? शुष्क, पठारी और विषम दशाएं। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला जहानाबाद बिहार का सबसे कम वर्षा वाला 57 हुआ था, 22-23 में 57 सेंटीमीटर वर्षा हुआ था। कहाँ पे? जहानाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दक्षिण मध्य मैदानी क्षेत्र के अंदर। बिहार का कौन सा जिला अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण सबसे पहले मानसूनी बौछारें प्राप्त करता है? किशनगंज। ग्रीष्मकाल में लू का प्रभाव बिहार के किस भाग में सबसे उग्र तीव्र होता है? दक्षिणी पश्चिमी भाग, गया के क्षेत्र में। बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ समुद्र का प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु मानसूनी हवाओं का गहरा प्रभाव है। समुद्र का प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन मानसूनी हवाओं का गहरा प्रभाव है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग के अंतर्गत है? अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, मतलब CWG क्वेज जी, मतलब गंगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग के अंतर्गत आता है? CWG कोपेज, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। थॉर्नथवेल्ट के वर्गीकरण के अनुसार बिहार का थॉर्नथवेल्ट के वर्गीकरण के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग किस श्रेणी में शामिल किया गया है? CWB आद्र सब ह्यूमिड। थॉर्नथवेल्ट के वर्गीकरण के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग किस श्रेणी में शामिल किया गया? CBW में। बिहार में होने वाली कुल वार्षिक वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है? लगभग 85 से 90%। बिहार में होने वाले कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% या 80-85% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। शीत ऋतु में बिहार का कौन सा भाग सबसे न्यूनतम रात के तापमान का अनुभव करती है? शीत ऋतु में बिहार का वह कौन सा भाग है जो सबसे न्यूनतम रात के तापमान का अनुभव करती है? दक्षिण पश्चिम मैदानी और पठारी भाग, गया का क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम मैदानी और पठारी भाग, दक्षिण पश्चिम का पठारी भाग, गया का क्षेत्र। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है जहाँ जलवायु का अध्ययन होता है? समस्तीपुर। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है जहाँ जलवायु का अध्ययन होता है? समस्तीपुर जिला। वर्षा के आंकड़ों में साल दर साल आ रहे बड़े उतार चढ़ाव का मुख्य वैश्विक कारण क्या माना जाता है? जलवायु परिवर्तन। मैदान वाले भागों में कम वर्षा के कारण बिहार का कौन सा भाग अक्सर सुखाड़ का सामना करता है? दक्षिण बिहार। हिमालय की तलहटी में स्थित बिहार के उत्तर पश्चिम जिले पश्चिम चंपारण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन, मोस्ट डेसिडियस वन, आर्द्र पर्णपाती वन। बिहार में मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता और असमानता को कृषि के संदर्भ में क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। बिहार में मानसून वर्षा की अनिश्चितता और असमानता को कृषि के संदर्भ में क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। बिहार में मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता और असमानता को कृषि के संदर्भ में क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। बिहार के किस भाग में सर्दियों के मौसम में पाला पड़ने, मतलब फ्रॉस्ट पड़ने की संभावना सबसे अधिक होती है? दक्षिणी मैदानी भाग में। बिहार के किस भाग में सर्दियों के मौसम में पाला पड़ने की संभावना सबसे अधिक होती है? दक्षिणी मैदानी भाग में। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। पुस्तक के अनुसार दीर्घकालीन अवधि 2011 से 25 का औसतन वर्षा 992.4 mm। इस पुस्तक में जो पेज दिया है उसके अनुसार दीर्घकालिक अवधि 2011 से 2025 की बात कर ले, ठीक है। कम से कम मतलब 16 साल में औसतन वर्षा का मान क्या है? 992.4 mm। वर्षा 2022-23 के आंकड़े के अनुसार जहानाबाद में 57 या सेंटीमीटर या 570 mm। वर्ष 2022-23 में किशनगंज में दर्ज की गई सर्वाधिक वर्षा का सटीक आंकड़ा? किशनगंज में 215 सेंटीमीटर 2150
mm। सबसे ज़्यादा किशनगंज में। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अनुसार राज्य की आधिकारिक औसतन वर्षा कितनी है? बिहार राज्य की जो है आधिकारिक औसतन वर्षा जो है 120.5 सेंटीमीटर है। 120.5 सेंटीमीटर। किशनगंज में 215 था। औसतन देखें तो 120.5 सेंटीमीटर। आंकड़ों के अनुसार बिहार में किस वर्ष वर्षा का क्षेत्रीय वितरण सबसे आसान देखा जाता है? 22-23 में। जनवरी के महीने में बिहार के मैदानी इलाकों का न्यूनतम औसतन तापमान कहाँ तक गिर जाता है? 7.50 डिग्री सेल्सियस तक। जनवरी के महीने में मैदानी भागों का अधिकतम औसतन तापमान, जनवरी के महीने में बिहार के मैदानी इलाकों का न्यूनतम सबसे कम 7 और अधिकतम औसतन 10.5 डिग्री सेल्सियस। बिहार के किस जिले को राज्य का चेरापूंजी भी कहा जाता है? क्योंकि वहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है। किशनगंज में चेरापूंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है। बिहार के तापमान को शीतकाल में नियंत्रित करने में उत्तर की ओर आने वाली कौन सी हवाएं प्रभावी होती है? बिहार के तापमान को शीतकाल में नियंत्रित करने में उत्तर की ओर से आने वाली कौन सी हवाएं प्रभावित होती है? ठंडी पर्वतीय हवाएं। बिहार में कृषि रोड मैप के तहत जलवायु अनुकूलन कृषि क्लाइमेट रेसिलिस्टेंट एग्रीकल्चर कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बदलते मौसम के अनुसार फसलों का चक्र बदलना। बिहार की जलवायु का कौन सा कारक रबी फसलों जैसे गेहूं के लिए शीतकाल में सबसे लाभदायक साबित होता है? बिहार की जलवायु के लिए गेहूं उपजाने में शीतकाल का सबसे लाभदायक साबित कौन करता है? चक्रवाती वर्षा या भूमध्य सागरीय विक्षोभ से होने वाले हल्की बूंदाबूंदी वर्षा। ग्रीष्मकाल में गया जिले का तापमान अक्सर कितने डिग्री हो जाता है? ऐसे नॉर्मली बिहार का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, बट गर्मी के महीनों में जो है गया का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बिहार के किस भाग से मानसून की विदाई सबसे पहले शुरू होती है? बिहार का वह कौन सा भाग है जहाँ से मानसून की विदाई मतलब मानसून जा रहा है? पश्चिमी भाग से। हाँ, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का प्रभाव बिहार के किस भाग पर सबसे पहले पड़ता है? सुदूर पश्चिमी भाग पर। सबसे कम पड़ता है पश्चिम भाग पर, क्योंकि पूरा से बचे जाने में बहुत देर लगता है। बिहार में वर्षा की परिवर्तनशीलता किस क्षेत्र में सबसे अधिक देखी गई है? दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में। बिहार में वर्षा की परिवर्तनशीलता किस क्षेत्र में सबसे अधिक देखी गई है? वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे अधिक देखी गई है दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में। बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होने के कारण से अक्सर सूखा प्रवण माना जाता है? जहानाबाद। कृषि नियोजन के लिए बिहार को कुल कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 3 मुख्य क्षेत्रों में। कृषि नियोजन के लिए बिहार को कुल कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 मुख्य क्षेत्रों में। किशनगंज जिला बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जोन। किशनगंज जो है वो उत्तर पूर्वी मैदान में आता है। उत्तर पूर्वी मैदान में आता है किशनगंज। जहानाबाद जिला बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में के अंतर्गत है? जोन। किशनगंज जोन 2 में आता है और जहानाबाद जहाँ की सबसे कम वर्षा वो जोन 3 में आता है, जो कि दक्षिण मैदान में है। यह जो किशनगंज है वो उत्तर पूर्वी में है और जो जहानाबाद है वो दक्षिण मैदान में। बिहार में वर्षा ऋतु के दौरान हवाओं की मुख्य दिशा क्या होती है? बिहार में वर्षा ऋतु के दौरान हवाओं की मुख्य दिशा जो होती है दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व। दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से पूर्व होता है। शीत ऋतु में बिहार में वायुदाब की स्थिति कैसी होती है? शीत ऋतु में बिहार में वायुदाब की स्थिति कैसी होती है? उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है शीत ऋतु में। बिहार के मैदानी भागों में मिट्टी की नमी को बनाए रखने में किस ऋतु की वर्षा सहायक होती है? वर्षा ऋतु और उत्तर मानसूनी काल की वर्षा। बिहार की जलवायु में आर्द्र और अर्ध शुष्क की ओर परिवर्तन किस दिशा में जाने पर स्पष्ट करता है? बिहार की जलवायु में आर्द्र या अर्ध शुष्क की ओर परिवर्तन किस दिशा में जाने पर स्पष्ट होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में। बिहार सरकार का वह कौन सा विभाग राज्य में वर्षा और बाढ़ के आंकड़ों की निगरानी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? जल संसाधन विभाग। इस पूरे पृष्ठ के सारांश के अनुसार बिहार की जलवायु को निर्धारित करने वाले 3 सबसे प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? कर्क रेखा की स्थिति, अक्षांशीय दूरी जिसे बोलते हैं, हिमालय पर्वत की निकटता और बंगाल की खाड़ी। बिहार की जलवायु को निर्धारित करने वाले 3 सबसे प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी से दूरी, हिमालय पर्वत की निकटता और कर्क रेखा की स्थिति। बिहार स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक भी बिहार में ग्रीष्म ऋतु। बिहार में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मुख्य रूप से किस महीने से किस महीने तक रहता है? मार्च से मध्य जून से। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक, मार्च अप्रैल मई जून, मतलब 3.5-4 मंथ तक रहता है। मार्च के महीने में तापमान में वृद्धि होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? सूर्य की स्थिति का उत्तरायण होना। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुदाब कम होने लगता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। बिहार में किस महीने में भीषण गर्मी पड़ने लगती है? मई के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, सच में यार। जून माह में तापमान उच्च होने के साथ साथ आर्द्रता बढ़ने से किस प्रकार की गर्मी महसूस होती है? उमस, भारी गर्मी।
ग्रीष्म ऋतु में बिहार में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लू बोलते हैं। लू के चलने से राज्य के किन क्षेत्रों का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है? पश्चिमी तथा मैदानी भागों का। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय चलने वाली धूल भारी आंधियाँ की औसत गति कितनी होती है? लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा घोषित है? गया। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा घोषित है? गया। ग्रीष्म ऋतु में गया जिले का तापमान अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तक जाता है? गर्मी के दिनों में 47 डिग्री सेल्सियस। मई महीने में किस खाड़ी में उत्पन्न होने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार पर पड़ता है? बंगाल की खाड़ी पर। मई महीनों में किस खाड़ी में उत्पन्न होने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार पर पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों का प्रभाव बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक पड़ता है? बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों का प्रभाव बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ता है? दक्षिण तथा पूर्वी क्षेत्रों में। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, कटिहार साइड। ग्रीष्म ऋतु में चक्रवाती तूफानों के कारण होने वाली वर्षा को सामान्यतः क्या कहा जाता है? चक्रवाती तूफान के कारण जो वर्षा होती है उसे काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर कहा जाता है। काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर। मार्च से जून के बीच बिहार में किस प्रकार के दबाव का क्षेत्र विकसित होता है? तापीय निम्न वायुदाब। लॉ थर्मल लॉ प्रेशर लॉ टेम्परेचर ज़्यादा। अब बिहार के मैदानी भागों में लू की तीव्रता किस दिशा की ओर अधिक होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम की ओर सबसे अधिक होती है, फिर पूर्व की ओर। गया के सबसे गर्म होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? छोटा नागपुर पठार की निकटता और पथरीली भूमि। छोटा नागपुर पठार की निकटता और पथरीली भूमि। जून के प्रथम सप्ताह में उमस बढ़ने का मुख्य कारण किस पवन का आगमन पूर्व संकेत देता है? मानसूनी पवनों का। ग्रीष्म काल में बिहार के किस भाग में सबसे कम लू का प्रभाव देखा जाता है? ग्रीष्म काल में बिहार के किस भाग में सबसे कम लू का प्रभाव देखा जाता है? उत्तर पूर्वी इस साइड, बंगाल की खाड़ी की साइड, उत्तर पूर्वी तराई क्षेत्रों में। ग्रीष्म काल में बिहार के किस भाग में सबसे कम लू का प्रभाव देखा जाता है? उत्तर पूर्वी तराई क्षेत्र में। बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से मई में बिहार के किस जिले में तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है? किशनगंज और पूर्णिया जिलों में। बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से मई में बिहार के किस जिले में तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है? किशनगंज और पूर्णिया जिले में। बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है जो ग्रीष्म ऋतु को प्रभावित करता है? उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है जो ग्रीष्म ऋतु को प्रभावित करता है? उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। विशेष नोट मतलब सिकुड़तल्ला जमुई, सिकुड़तल्ला लिखा है यहाँ पर, सिकुड़तल्ला होगा, सिकुड़तल्ला लिख दिया है। जमुई जिले में स्थित किस स्थान को बिहार का शिमला कहा जाता है? सिकुड़तल्ला नहीं, सिकुड़तल्ला। जमुई जिले में स्थित किस स्थान को बिहार का शिमला कहा जाता है? शिमला, बिहार का शिमला। जमुई जिला में सिकुड़तल्ला किस महान संत या ऋषि की, अच्छा सिकुड़तल्ला ही होगा यार, हम गलत पढ़ रहे हैं, सिकुड़तल्ला। इसलिए जमुई जिला में सिकुड़तल्ला है ना फेमस स्थान, इसलिए। सिकुड़तल्ला किस महान संत या ऋषि को तपोभूमि के रूप में जाना जाता है? रामकृष्ण परमहंस। सिकुड़तल्ला किस महान संत या तपोभूमि के रूप में जाना जाता है? रामकृष्ण परमहंस। सिकुड़तल्ला किस महान संत या ऋषि की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है? रामकृष्ण परमहंस। सिकुड़तल्ला को बिहार का शिमला की उपाधि क्यों दी गई है? अपने सुहावने मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण। रामकृष्ण परमहंस की तपोभूमि सिकुड़तल्ला बिहार के किस जिले में है? जम्मू जिले में। बिहार का कौन सा क्षेत्र अपने विशिष्ट स्थानीय ठंडे मौसम के कारण पर्यटनों के लिए आकर्षक क्षेत्र बना है? सिकुड़तल्ला, जम्मू। बिहार में वर्षा ऋतु और मानसून के बारे में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में वर्षा ऋतु और मानसून। बिहार में वर्षा ऋतु का प्रारंभ मुख्य रूप से किसके आगमन के साथ होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ। बिहार में वर्षा ऋतु का प्रारंभ मुख्य रूप से किसके आगमन के साथ होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा बिहार में मुख्य रूप से वर्षा लाती है? बंगाल की खाड़ी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहाँ से लाएगा यार? बंगाल की खाड़ी तो पूर्व की ओर ही है ना, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा बिहार में मुख्य रूप से वर्षा लाती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र में मानसून का आगमन समानता किस तिथि को आता है? 8 जून को। बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मानसून का आगमन समानता 8 जून को आता है। बिहार के पश्चिम क्षेत्र में मानसून का आगमन किससे? 15 जून। 8-16 है ना, 8 मतलब 7 दिन बाद पूर्व से पश्चिम जाने 7 दिन लग जाए मानसून पे।
संपूर्ण बिहार में मानसून कब तक पूरी तरह था? 15 जून तक। क्योंकि पूरब से पश्चिम चल गया 15 दिन में, तो उत्तर दक्षिण को तो ऐसे ही कवर करते जाएगा, इसलिए 15 दिन बोला। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव किस महीने तक रहा था? अक्टूबर तक। बिहार में किस कालखंड को वर्षा ऋतु या मानसून का काल कहा जाता है? बिहार में किस कालखंड को वर्षा ऋतु या मानसून का काल कहा जाता है? मध्य जून से अक्टूबर माह को। बिहार में किस कालखंड को वर्षा ऋतु या मानसून का काल कहा जाता है? मध्य जून से अक्टूबर तक। बिहार में होने वाली कुल वार्षिक वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत मानसून से प्राप्त होता है? 85 से 90%। बिहार में होने वाली कुल वार्षिक वर्षा का लगभग कितना परसेंटेज मानसून से प्राप्त होता है? लगभग 85 से 90%। मानसून के आगमन पर बिहार के किस हिस्से में सबसे पहले और सबसे भारी वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग, किशनगंज में। मानसून के आगमन पर बिहार के किस हिस्से में सबसे पहले और सबसे भारी वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी किशनगंज में। मानसून वापसी का काल बिहार में कब शुरू होता है? मानसून वापसी अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह से। मानसून वापसी का काल बिहार में कब शुरू होता है? अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में। मानसून वापस होता है अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में। बिहार के किस भाग में मानसूनी वर्षा की अवधि सबसे लंबा होती है? पूर्वी भाग में। बिहार के किस भाग में मानसूनी वर्षा की अवधि सबसे अधिक? बिहार के किस भाग में मानसूनी वर्षा की अवधि सबसे लंबी होती है? पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग जैसे कि बक्सर, कैमूर में मानसून देर से आने का क्या कारण? बंगाल की खाड़ी की दूरी होना, समुद्र तट से। बिहार में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होती है? बिहार में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर घटती है। बिहार में वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर क्या परिवर्तन होता है? सामान्यतः कम होती जाती है, तराई क्षेत्र में अधिक होती है। बिहार में कृषि का मुख्य आधार किस ऋतु को माना जाता है? वर्षा ऋतु को। खरीफ फसलों के लिए। बिहार में कृषि का मुख्य आधार किस ऋतु को माना जाता है? वर्षा ऋतु को, खरीफ फसलों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है औसत वार्षिक वर्षा वितरण। रेनफॉल जोन नक्शे के इंजेक्शन जिले के महत्व। बिहार के वर्षा मानचित्र के अनुसार सबसे उच्चतम वर्षा श्रेणी कौन सी? 160 सेंटीमीटर से अधिक। बिहार में वर्षा मानचित्र के अनुसार सबसे उच्चतम वर्षा श्रेणी 160 सेंटीमीटर। बिहार में सबसे न्यूनतम वर्षा 100 सेंटीमीटर। किशनगंज जिले में सबसे ज़्यादा होता है 160 सेंटीमीटर। सबसे अधिक बोला गया ना 160, तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा होता है 160। बिहार का कौन सा सुदूर उत्तर पूर्वी जिला सर्वाधिक वर्षा वाला है? किशनगंज। मानचित्र के अनुसार अररिया और पूर्णिया जिले किस श्रेणी में आता है? 140 से 160 सेंटीमीटर वाली वर्षा में। पश्चिम चंपारण का उत्तरी भाग तराई क्षेत्र किस वर्षा श्रेणी में आता है? पश्चिम चंपारण का उत्तरी भाग जो 140 से 160 सेंटीमीटर वाले में आता है। पटना, जहानाबाद और गया जिले मुख्य रूप से किस वर्षा पेटी में आता है? 100 से 120 सेंटीमीटर। पटना, जहानाबाद और गया जिले मुख्य रूप से किस वर्षा पेटी में आता है? 100 से 120 सेंटीमीटर में। पटना, जहानाबाद, गया में 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बिहार के दक्षिण पश्चिम जिले जैसे कैमूर, भभुआ, दक्षिण पश्चिमी जिले जैसे कैमूर और भभुआ और बक्सर किस वर्षा श्रेणी में आता है? 100 से 120 सेंटीमीटर न्यूनतम वर्षा क्षेत्र। मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले की औसत वार्षिक वर्षा कितने ज़्यादा आता है? 120 से 140 औसतन है। भागलपुर और बांका जिले में किस वर्षा पट्टी होता है? 120 से 140। जमुई और नवादा में 120 से 130। 100 से 120। जमुई और नवादा जिले में किस वर्षा श्रेणी में आता है? 100 से 120। सारण, छपरा और सिवान जिले किस वर्षा पेटी में आता है? 100 से 120। जमुई, सारण, सिवान, छपरा ये सब। उत्तर बिहार के तराई बेल्ट जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी में औसत वर्षा कितनी होती है? उत्तर बिहार के तराई बेल्ट जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी में औसत वर्षा कितनी होती है? 120 से 140 सेंटीमीटर। कटिहार जिला किस वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कटिहार जिला किस वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत है? 140 से 160। कटिहार जिला किस वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत है? 140 से 160, क्योंकि किशनगंज का जुड़वा भाई है कटिहार ना, इसलिए 140 से 160 सबसे अधिक कम वाला नाम है। खगड़िया और बेगूसराय जिले में औसतन वार्षिक वर्षा 120 से 140। खगड़िया और बेगूसराय में औसतन वर्षा 120 से 140। रोहतास, सासाराम और औरंगाबाद जिले में किस वर्षा क्षेत्र में आता है? 100 से 120 में। और समस्तीपुर और वैशाली जिलों की औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है? 120 से 140। बिहार के किस भाग में 140 सेंटीमीटर से अधिक वाली वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। मानचित्र के अनुसार नेपाल की सीमा से लगे पूर्वी जिले में वर्षा का क्या पैटर्न है? अधिकतम वर्षा 140 सेंटीमीटर से अधिक। झारखंड की सीमा से लगे दक्षिण मध्य जिले जैसे कि नवादा, गया में वर्षा का पैटर्न क्या है? मध्यम से भी कम। झारखंड की सीमा से लगे दक्षिणी मध्य जिलों जैसे कि नवादा, गया में 100 से 120। नेक्स्ट टॉपिक है भौगोलिक अवधारणा और तुलनात्मक प्रश्न।
बिहार में ग्रीष्म ऋतु में लू का चलना किस प्रकार का वायुमंडलीय अस्थिरता को दर्शाता है? स्थानीय तापीय संवहन को। स्थानीय तापीय संवहन को। बिहार में ग्रीष्म ऋतु में लू का चलना किस प्रकार की वायुमंडलीय अस्थिरता को दर्शाता है? स्थानीय तापीय संवहन को। मई महीने में आने वाली चक्रवातों को पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। मई महीने में आने वाली चक्रवातों को पश्चिम बंगाल पूर्व की ओर है को काल बैसाखी कहते हैं। इसे बिहार में क्या प्रभाव पड़ता है? इससे पूर्वी मानसून वर्षा होती है जो आम की फसल के लिए लाभदायक होता है। मैंगो शावर, काल बैसाखी मैंगो शावर बोलते हैं। बिहार का औसत वार्षिक वर्षा स्तर सामान्यतः कितना होता है? 120 सेंटीमीटर। मानसूनी वर्षा में विक्षेप का बिहार की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। मानसूनी वर्षा में विक्षेप का बिहार की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसूनी वर्षा में विक्षेप का बिहार की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। मानसूनी वर्षा में विक्षेप का बिहार की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार के किस उत्तर पूर्वी जिले को बिहार का चिरापुंजी भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? किशनगंज। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस होने के कारण गया में किस प्रकार की चट्टानें ऊष्मा का तेजी से अवशोषण करती है? बिहार में ग्रीष्म ऋतु में लू का चलना किस प्रकार का वायुमंडलीय अस्थिरता को दर्शाता है? स्थानीय तापीय संवहन को। मई महीने में आने वाले चक्रवातों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। इसे बिहार में क्या प्रभाव पड़ता है? इससे पूर्वी मानसून वर्षा होती है जो आम की फसल के लाभदायक है। मैंगो शावर। बिहार का औसत वार्षिक वर्षा स्तर सामान्यतः कितना माना जाता है? 120 सेंटीमीटर। मानसूनी वर्षा में विक्षेप का बिहार की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसूनी वर्षा का विक्षेप, मानसून ब्रेक होता है, ठीक है, नहीं आता है तो बिहार की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? सूखा आ जाता है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार के किस उत्तर पूर्वी जिले को बिहार का चेरापूंजी भी कहा जाता है? किशनगंज को। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस होने के कारण गया में किस प्रकार की चट्टानें ऊष्मा का तेजी से अवशोषण करती है? धारवाड़ क्रम की पथरीली और ग्रेनाइट चट्टानें। धारवाड़ क्रम की पथरीली और ग्रेनाइट चट्टानें। बिहार में मानसून की समाप्ति के बाद अक्टूबर-नवंबर में होने वाली हल्की वर्षा किस कारण होती है? लौटते हुए मानसून या चक्रवाती गतिविधियों के कारण। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के वर्षा पैटर्न में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर बिहार में वर्षा अधिक और नियमित होती है जबकि दक्षिण बिहार में कम और अनिश्चित होती है। जमुई का सिकुड़तल्ला क्षेत्र किस पर्वत श्रेणी या पहाड़ी श्रृंखला के अंतर्गत आता है? जमुई का जो सिकुड़तल्ला क्षेत्र है वो छोटा नागपुर पठार के बाह्य क्षेत्र की पहाड़ी में आता है। बिहार में किस महीने को ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का संक्रमण काल कहा जाता है? जून का प्रथम पखवाड़ा को कहा जाता है संक्रमण काल। बिहार के किस महीने को ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का संक्रमण काल कहा जाता है? जून का प्रथम पखवाड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा? उत्तर पूर्वी का तराई क्षेत्र। बिहार में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। ग्रीष्म ऋतु में बिहार का कौन सा भाग सबसे कम वर्षा देती है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार का कौन सा भाग सबसे कम गर्म रहता है? उत्तर पूर्वी भाग, समुद्र के निकटता के कारण। बिहार में मानसून का प्रवेश किस जिले के माध्यम से होता है? किशनगंज। लू की अवधि में बिहार के किस भाग में आर्द्रता न्यूनतम हो जाती है? पश्चिम बिहार में। बिहार की वर्षा मुख्य रूप से किस महासागरीय धारा या मानसूनी शाखा पर निर्भर करते हैं? हिंद महासागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन पर। बिहार की वर्षा मुख्य रूप से किस महासागरीय धारा या मानसून शाखा पर निर्भर करती है? हिंद महासागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन पर। मानचित्र के अनुसार पूर्णिया अररिया की तुलना में वर्षा की क्या स्थिति है? पूर्णिया में अररिया की तुलना में तो दोनों में समान श्रेणी है 140 से 160, क्योंकि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये सब आते हैं पूर्वी क्षेत्र में तो इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होता है 140 से 160। गोपालगंज और सिवान जिले किस वर्षा पेंडिंग में आते हैं? 100 से 120 सेंटीमीटर। सहरसा और मधेपुरा जिले किस वर्षा श्रेणी के अंतर्गत आता है? सहरसा और मधेपुरा 120 से 140। लखीसराय और शेखपुरा जिले मानचित्र के अनुसार किस वर्षा श्रेणी में आता है? 100 से 120 सेंटीमीटर। बिहार में मानसून के ठहरने की कुल अवधि लगभग कितने दिन की होती है? मानसून लगभग 100 से 120 दिन का होता है। किस महीने में बिहार में आर्द्रता का स्तर उच्चतम होता है? अगस्त महीने में आर्द्रता का स्तर एकदम उच्चतम होता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस जिले में धूल भारी आंधियाँ सबसे अधिक पाई जाती है? पश्चिम जिले में, जैसे कि बक्सर जमुई। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस जिले में? ग्रीष्म गर्मी के महीने में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस जिले में धूल भरी आंधियाँ सबसे अधिक प्रभावित होती है? पश्चिम जिले में, जैसे बक्सर और कैमूर। पश्चिम जिले से बक्सर और कैमूर, धूल भरी आंधियाँ बक्सर और कैमूर। रामकृष्ण परमहंस की तपोभूमि सिकुड़तल्ला का वातावरण कैसा? सुहावना और ठंडा। बिहार का कौन सा जिला उत्तर
उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है, जहाँ वर्षा का मध्यम उच्च है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के किस भाग में बाढ़ की समस्या वर्षा ऋतु में भयानक होता है? उत्तर बिहार। दक्षिण बिहार की नदियाँ वर्षा ऋतु में किस प्रकार व्यवहार करती है? ये मौसमी नदियाँ हैं जो केवल वर्षा ऋतु में जन्मग्न होती है। बिहार में कृषि कैलेंडर के अनुसार आर्द्र नक्षत्र का संबंध किससे है? मानसून के आगमन और धान की रोपनी से। बिहार में कृषि कैलेंडर के अनुसार आर्द्र नक्षत्र का संबंध किससे? मानसून के आगमन और धान की रोपनी से। गया जिले में ग्रीष्मकाल में चलने वाली लू की प्रकृति कैसी होती है? गया जिले में ग्रीष्मकाल में गर्मी के कारण चलने वाली लू की प्रकृति कैसे? अत्यधिक गर्म और शुष्क। बिहार में ग्रीष्म ऋतु में रात्रिकालीन तापमान में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? बिहार में ग्रीष्म ऋतु में रात्रिकालीन तापमान में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? विकिरण द्वारा ऊष्मा का तेजी से ह्रास होना। विकिरण द्वारा ऊष्मा का तेजी से ह्रास होना। नेक्स्ट टॉपिक विल बी उच्च स्तरीय भौगोलिक प्रश्न है। बिहार के वर्षा वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा घटती है और दक्षिण से उत्तर जाने पर वर्षा बढ़ती है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के मौसमों में बनने वाली लो प्रेशर गर्त को क्या कहते हैं? मानसून ट्रैप या पूर्ववर्ती रूप। बिहार में मई के महीने में होने वाली चक्रवाती वर्षा का मुख्य लाभ किस नकदी फसल को मिलता है? जूट पूर्वी जिलों में और आम। बिहार में मई के महीनों में होने वाली चक्रवाती वर्षा का मुख्य लाभ किस नकदी फसल को मिलता है? जूट और पूर्वी जिलों में जूट और आम। मानचित्र के अनुसार क्या पटना जिला 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? नहीं, यह 100 से 120 सेंटीमीटर की श्रेणी में आता है। सिकुड़तल्ला जमुई की जलवायु को सुहावना बनाने में वहाँ की किस भौगोलिक विशेषता का योगदान है? वहाँ की ऊंचाई, पहाड़ी क्षेत्र और सघन वनस्पति। सिकुड़तल्ला जमुई की जलवायु को सुहावना बनाने में वहाँ की किस भौगोलिक विशेषता का योगदान है? वहाँ की ऊंचाई, पहाड़ी क्षेत्र और सघन वनस्पति का। बिहार में मानसून के आगमन की तिथि 8 जून। भारत के किस राज्य में मानसून आगमन 1 जून के ठीक बाद आती है? केरल में आगमन के लगभग एक सप्ताह बाद। बिहार में मानसून का आगमन की तिथि 8 जून। भारत के किस राज्य में मानसून आगमन 1 जून के ठीक बाद होती है? बिहार में ग्रीष्मकाल के दौरान सबसे कम तापमान दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। मानसूनी पवनों बिहार में मानसून के आगमन की तिथि 8 जून। भारत के किस राज्य में मानसून आगमन 1 जून के ठीक बाद आती है? केरल में। बिहार में ग्रीष्मकाल के दौरान सबसे कम टेम्परेचर दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। मानसूनी पवनों के मार्ग में कौन सा पर्वत अवरोध पैदा करता है जिससे उत्तर बिहार से भारी वर्षा होती है? हिमालय पर्वत श्रेणी। मानसूनी पवनों के मार्ग में कौन सा पर्वत अवरोध पैदा करता है जिससे उत्तर बिहार की भारी वर्षा होती है? हिमालय पर्वत श्रेणी। नेपाल की पहाड़ी। बिहार के मानचित्र में 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को किस रंग या संख्या से दिखाया जाता है? बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु क्यों कहा जाता है? बिहार की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है क्योंकि इस पर समुद्र से दूरी, महाद्वीपीयता और मानसून दोनों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार में वर्षा ऋतु। बिहार में वर्षा एवं शीत ऋतु। बिहार में सामान्यतः उत्तर से दक्षिण जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। बिहार राज्य की कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है? लगभग 90%। बिहार में मानसून का निवर्तन लौटना किस तिथि के बाद प्रारंभ होता है? 15 अक्टूबर के पश्चात। बिहार में शीत ऋतु का आगमन किस महीने से माना जाता है? अक्टूबर माह से। बिहार में शीत ऋतु का आगमन किस महीने से माना जाता है? अक्टूबर माह से फरवरी तक। मध्य अक्टूबर में मानसून के लौटने के बाद की वायुमंडल में किसकी प्रधानता बनी रहती है? आर्द्रता की। बिहार में शीत ऋतु के दौरान सबसे अधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? दिसंबर और जनवरी। शीत ऋतु में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों के कारण बिहार में कितनी बार वर्षा होती है? 3 से 4 बार। शीत ऋतु में होने वाली चक्रवातीय वर्षा के कारण तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तीव्र ठंडा अधिक बढ़ जाती है। शीत ऋतु में जनवरी माह में बिहार के मैदानी क्षेत्रों का औसतन न्यूनतम टेम्परेचर 7.5 डिग्री सेल्सियस से 10.5 डिग्री सेल्सियस। बिहार में शीत ऋतु के दौरान संपूर्ण राज्य का औसतन तापमान दर्ज किया गया है 16 डिग्री सेल्सियस।
जनवरी माह में बिहार का न्यूनतम तापमान किस सीमा तक गिर जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। बिहार के किन भौगोलिक क्षेत्रों में शीत ऋतु में पाला फ्रॉस्ट पड़ने की संभावना सबसे अधिक होती है? उत्तर पर्वतीय तथा दक्षिणी के पठारी क्षेत्रों में। बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्रों में शीत ऋतु में पाला पड़ने की संभावना सबसे अधिक होती है? उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र में और दक्षिण में पठारी क्षेत्र में। शीत ऋतु में पाला पड़ने से बिहार में किस क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान पड़ता है? कृषि फसलों को। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक मानी जाती है? शीतकालीन फसल सबसे ज़्यादा है रबी फसलों, विशेषकर गेहूँ के लिए। शीत में गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, रबी फसल है, शीत में होने वाला फसल है गेहूँ। बिहार में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। बिहार में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला माना जाता है औरंगाबाद। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज और न्यूनतम औरंगाबाद। अक्टूबर नवंबर में आने वाली चक्रवातों की उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर में चक्रवात आते हैं। वर्षा की घटती प्रवृत्ति के अनुसार बिहार का सबसे आर्द्र भाग कौन सा होता है? उत्तर पूर्वी भाग। मानसून निवर्तन के समय प्रकाश की क्या स्थिति होती है? आकाश साफ और बादल रहित होता है। मानसून निवर्तन, मानसून के जाने से आकाश साफ और बादल रहित होती है। बिहार में किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? उत्तर पूर्वी भाग, किशनगंज में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा बिहार में मुख्य रूप से वर्षा कराती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा बिहार में वर्षा कराती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। बिहार में वर्षा के दिनों की औसत संख्या प्रति वर्ष कितनी होती है? बिहार में वर्षा के दिनों की औसत संख्या प्रति वर्ष जो होती है 50 से 55 दिन का होती है। बिहार में 50 से 55 दिन का वर्षा होता है। वर्षा के दिनों में औसतन वर्षा 50 से 55 दिनों का। शीत ऋतु में चलने वाली ठंडी पछुआ हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? शीतलहर। शीत ऋतु में चलने वाली ठंडी पछुआ हवाओं को क्या कहते हैं? शीतलहर चल रही है, बहुत ठंडा लग रहा है। बिहार का कौन सा जिला अपने गर्म जलकुंडों और विशिष्ट शीतकालीन जलवायु के लिए जाना जाता है? राजगीर, नालंदा। बिहार का वो कौन सा जिला है जो अपने गर्म जलकुंडों और विशिष्ट शीतकालीन जलवायु के लिए जाना जाता है? राजगीर, नालंदा। उत्तर के पर्वतीय भाग को पाला पड़ने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? अधिक ऊंचाई और हिमालय से निकटता। दक्षिण के पठारी भाग में न्यूनतम तापमान कम होने का मुख्य कारण चट्टानी और पथरीली भूमि। बिहार में किस महीने को मानसून के लौटने का काल कहा जाता है? अक्टूबर को। बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। वर्षा की अनिश्चितता के कारण बिहार का कौन सा भाग सूखे से अधिक प्रभावित हो रहा है? दक्षिणी बिहार। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र के निर्धारण के लिए किन 3 कारकों पर आधार माना जाता है? मिट्टी के प्रकार, वर्षा और तापमान। मिट्टी, वर्षा और तापमान के आधार पर बिहार को कुल कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? 3 कृषि जलवायु क्षेत्र, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में। दक्षिणी बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को जोन 3 को कितने उपभागों में बांटा गया? 2 भागों में, जोन 3A, जोन 3B। दक्षिणी बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है, जोन 3A और जोन 3B। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 का आधिकारिक नाम क्या है? उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 का आधिकारिक नाम क्या है? उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान। कृषि जलवायु क्षेत्र का जोन 1 के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? 13 जिला। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? कुल 13। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोन 1 के अंतर्गत शामिल है? जोन 1 के अंतर्गत 13 जिला आता है, उसमें से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण आदि आता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में कौन आता है? पश्चिम चंपारण इधर है ना, इसलिए जोन 1 में आता है। गोपालगंज, सिवान और सारण जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? जोन 1 में आता है। इधर ये तो गोपालगंज, सिवान और सारण जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? जोन 1, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान। मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिले किस जोन में आता है? जोन 1 में ही आता है। मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर इधर ही है, वैशाली और समस्तीपुर जोन 1 में। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी जिला किस जोन में रखा जाता है? जोन 1 में। शिवहर और बेगूसराय बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में है? जोन 1 में। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 में औसतन वार्षिक वर्षा 104 से 145। कौन कौन सा जिला है? शिवहर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, गोपालगंज, सारण, सिवान। ये तो 13 को से ज़्यादा ही हो जाएगा यार। पश्चिम चंपारण 1, गोपालगंज, सिवान 3, सारण 4, मुजफ्फरपुर 5, वैशाली 6, समस्तीपुर 7, दरभंगा 8, मधुबनी 9, सीतामढ़ी 10, शिवहर 11, बेगूसराय 12 और एक कौन सा? 13 था ना जोन 1 में। चलो हटो, वहाँ की वर्षा 104 से 145 है।
नेक्स्ट जोन 1 में उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है? बलुई दोमट मिट्टी का। जोन 1 की मुख्य व्यावसायिक या नकदी फसल कौन सा है? गन्ना। जोन 1 की मुख्य व्यावसायिक या नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। गन्ना के अतिरिक्त जोन 1 की अन्य प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गन्ना के अतिरिक्त जोन 1 की अन्य प्रमुख फसलें कौन सी हैं? धान, गेहूँ, अरहर और मक्का। धान, गेहूँ, अरहर और मक्का। 13 जिला में ये सब होता है, धान, गेहूँ, अरहर और मक्का। जोन 1 में आता है ये। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 2 का आधिकारिक नाम क्या है? जोन 2 को उत्तर पूर्वी जलोढ़ क्षेत्र। जोन 1 को उत्तर पश्चिमी जलोढ़ क्षेत्र बोल रहा था, जोन 2 को बोलेंगे मतलब ई कोना, पश्चिम कोना, फिर पूर्वी कोना में 2। कृषि जलवायु क्षेत्र के जोन 2 का आधिकारिक नाम क्या है? उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान। कृषि जलवायु क्षेत्र का जोन 2 के अंतर्गत कुल कितने जिले? 8 जिला। मतलब उत्तर पश्चिम में सबसे ज़्यादा जिला था 13, और उत्तर पूर्व में 8 जिला है कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 2 में। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जिले किस कृषि क्षेत्र में आता है? जोन 2 में, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान। सहरसा, मधुबनी, सुपौल जिले किस कृषि जोन में आता है? जोन 2 में। सहरसा, मधुबनी और सुपौल जिले किस कृषि क्षेत्र में आता है? जोन 2 में। अररिया, खगड़िया जिलों का किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? जोन 2 में। अररिया, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, और उधर था पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, ये सारे जोन 2 में आता है। यहाँ की वर्षा 120 से 140। वहाँ पूर्वी उत्तरी पश्चिमी का वर्षा था 104 से 145। आज जोन 2 की वर्षा है 120 से 140 सेंटीमीटर। जोन 2 उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुई दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी। बलुई दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी। जूट उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान में जूट सबसे ज़्यादा होता है। जूट उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा कृषि जलवायु सबसे अधिक है? उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में चाय की खेती प्रमुखता से की जाती है? जोन 2 में, विशेषकर किशनगंज में। जोन 2 विशेषकर किशनगंज में चाय की खेती सबसे अधिकता से होती है। जोन 2 की 4 प्रमुख फसलों का नाम? जूट और चाय तो पहले जानिए, अब धान, मक्का भी। जोन 1 में भी धान, मक्का था, अरहर था। यहाँ पे जूट, धान, चाय, मक्का। जूट, धान, चाय और मक्का। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A का भौगोलिक नाम क्या है? दक्षिण पूर्व पठारी पादप, पूर्वी पादप या पठारी भाग। उत्तर में उत्तर पूर्व की ओर, नहीं, दक्षिण पूर्व की ओर दक्षिण पूर्व पठारी या पठारी क्षेत्र को जोन 3 कहा जाता है। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3 का भौगोलिक नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम। कृषि जोन 3B। जोन 3A को दक्षिण पूर्व पठारी भाग और जोन 3B को दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। भागलपुर और बांका जिले किस कृषि जलवायु उप क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जोन 3A। भागलपुर और बांका आता है जोन 3A में। जमुई, मुंगेर, लखीसराय जिले जोन 3A में आता है। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय जिला हम लोग जोन 3A में आते हैं। तो हम लोग जोन 3A में आते हैं, पठारी क्षेत्र के पास आता है। पटना, भोजपुर और बक्सर जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? जोन 3B में। ये बक्सर बड़ी जगह आ रहा है भाई, दो जगह अपना स्थान तय कर लिया है। जोन 3B में है। पटना, भोजपुर और बक्सर जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? जोन 3B में। रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले किस कृषि उप कृषि में आता है? जोन 3B में। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद। पटना, भोजपुर और बक्सर जिला एंड रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिला, गया, नवादा और जहानाबाद जिलों को किस कृषि क्षेत्र में रखा है? जोन 3B में। यार आपने जमुई और गया को अलग कैसे कर दिया? गया को जोन 3B में रख दिया, जब जमुई को आपने जोन 3A में रख दिया, ये सही बात नहीं है। अरवल और नालंदा जिले किस कृषि क्षेत्र में आता है? अरवल, नालंदा जाके गया वाला खाएगा अरवल परवल, और नालंदा गया के पास है, इसलिए जोन 3B में आ रहा है ये। दक्षिण बिहार जोन 3 में कुल मिलाकर कितने जिले शामिल हैं? 17। ओ माय गॉड, क्योंकि जोन 3A जोन 3B दोनों है ना, इसलिए 17 जिले हैं। मतलब इधर जब उत्तर पूरब की ओर था जोन 1 में वो 13 था, उत्तर पूरब में 8 था या 7 था, ठीक है। उत्तर पश्चिम में 13 था, और ये दक्षिण बिहार का जोन 3B और A में मिला के 17 जिला है। वाह। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? जिलों की संख्या के आधार पर जोन 3 17 जिले हैं। बिहार के किस कृषि क्षेत्र में टाल भूमि की प्रधानता पाई जाती है? जोन 3B में। पटना और मोकामा के निकट टाल क्षेत्र है, जोन 3B में। दलहन उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा कृषि जोन सबसे उपयुक्त है? जोन 3 दक्षिण बिहार का मैदान। जोन 3 की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? कगारी, पुरानी जलोढ़,
करेल करेल केवाल और लाल पीली मिट्टी। जोन 3 की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? कगारी, पुरानी, जलोढ़, केराल केवाल और लाल पीली मिट्टी। बिहार के किस कृषि जोन में सिंचाई के लिए नहरों का जाल सबसे अधिक विकसित है? जोन 3B में। अच्छा, जाल फैलाने वाला तो होता ही है गया वाला, इसलिए जोन 3B में आ रहा है। विशेषकर रोहतास भोजपुर क्षेत्र है, जिला का नाम बदल गया लेकिन साइड तो उधर ही है ना। बिहार के किस कृषि जोन में सिंचाई के लिए नहरों का सबसे ज़्यादा अधिक जाल है? जोन 3B में। बिहार का धान का कटोरा कहा जाने वाला रोहतास जिला किस जोन में आता है? जोन 3B में। बिहार का धान का कटोरा जोन 3B में आ रहा है, मतलब गया वाले ज़्यादा चावल खाते होगा। मखाना उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा कृषि जोन है? जोन 2 और जोन 1। पूर्वी हिस्सा दरभंगा। मखाना की खेती इधर ज़्यादा है। मखाना उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा कृषि जोन जाना जाता है? जोन 2 और जोन A, पूर्वी हिस्सा दरभंगा का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक के लिए कलर भी तो चेंज करना पड़ेगा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को किस जलवायु कोड के अंतर्गत रखा गया है? व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को किस जलवायु कोड के अंतर्गत रखा गया है? क्वेज, CWG। कोपेन के अनुसार CWG कोड में W अक्षर किस विशेषता को प्रदर्शित करता है? ड्राई विंटर को शुष्क शीत ऋतु को। कोपेन के अनुसार CWG कोड में W अक्षर किसको दिखाता है? शुष्क शीत ऋतु को, ड्राई विंटर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार को किस जलवायु कोड द्वारा प्रदर्शित किया गया है? AW के द्वारा। उत्तर बिहार को CWG और उत्तर बिहार को CWG और दक्षिण बिहार को AW के द्वारा। कोपेन के अनुसार AW कोड का पूर्ण अर्थ क्या होता है? AW कोड का पूर्ण अर्थ उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। कोपेन के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किन 2 जलवायु प्रकारों में विभाजित है? कोपेन के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किन 2 जलवायु प्रकारों में विभाजित है? CWG और AW। कोपेन के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किन 2 जलवायु प्रकारों में विभाजित है? CWG और AW। अगर BPSC में ये क्वेश्चन आ जाए कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त कोपेन कौन सा है, तो उसका आंसर होगा CWG। कोपेन की CWG जलवायु प्रकार में किस ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु में। कोपेन के CWG जलवायु के अनुसार किस ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है? कौन सा ऋतु? गर्मी में ज़्यादा वर्षा होगा यार, मानसून काल में। अरे यार, बोला गर्मी में ज़्यादा वर्षा होगा। कोपेन CWG का अनुसार ग्रीष्म ऋतु मानसून काल में, मतलब मानसून का समय रहेगा और गर्म। कोपेन के AW जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है? पर्णपाती, या शुष्क मानसूनी वनस्पति। कोपेन के AW जलवायु में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? पर्णपाती या शुष्क मानसूनी वनस्पति। किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिले कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिले कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? CWG। गया और औरंगाबाद जिले कोपेन के किस जलवायु प्रदेश को दर्शाता है? AW। गया और औरंगाबाद जिले कोपेन के किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? AW। थॉर्नवेट के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस श्रेणी में आता है? CAW। थॉर्नवेट के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस श्रेणी में आता है? बिहार का अधिकांश भाग CAW, गाय वाली श्रेणी में आता है। त्रिवार्था के अनुसार बिहार की जलवायु को किस कोड से दर्शाया गया? CAW और AW। त्रिवार्था के अनुसार बिहार की जलवायु को किस कोड से दर्शाया गया? CAW और AW के द्वारा। कोपेन के वर्गीकरण में C अक्षर किस प्रकार की जलवायु का सूचक है? मध्य अक्षांशीय गर्म तापमान वाली जलवायु, मीजोथर्मल वाला। मध्य अक्षांशीय गर्म तापमान वाली जलवायु। कोपेन के अनुसार कोपेन के वर्गीकरण के में G अक्षर क्या दर्शाता है? गंगा का मैदान। बिहार की जलवायु का कोपेन वर्गीकरण मुख्य रूप से किस पर आधारित है? वर्षा और तापमान के मासिक औसत पर। बिहार की जलवायु का कोपेन वर्गीकरण मुख्य रूप से किस पर आधारित है? वर्षा और तापमान में मासिक औसत पर। बिहार में जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार में जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्तमान में बिहार के तापमान में क्या प्रवृत्ति देखी जा रही है? अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीष्म ऋतु में बिहार का तापमान किस सीमा तक पहुंच जाता है? 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीष्म ऋतु में बिहार का तापमान किस सीमा तक पहुंच जाता है? 45 डिग्री सेल्सियस। IIT के एक हालिया अध्याय के अनुसार बिहार के कितने जिलों को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील माना गया है? 14 जिलों को।
IIT के एक हालिया अध्ययन के अनुसार बिहार के कितने जिलों को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील माना जाता है? 14 जिलों को। जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार के किसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? कृषि की उत्पादकता घट रही है और अनिश्चितता बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार के किसानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? कृषि की उत्पादकता घट रही है और अनिश्चितता बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार में मानसून के आगमन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून के आगमन में देरी और अनिश्चितता बढ़ती जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार में मानसून के आगमन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून के आगमन में देरी और अनिश्चितता बढ़ती जाती है। हाल के वर्षों में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा की आवृत्ति जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती है? बाढ़ और सूखा दोनों की एक साथ स्थिति। हाल के वर्षों में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा की आवृत्ति जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती है? बाढ़ और सूखा दोनों के एक साथ स्थिति। हाल के वर्षों में बिहार की किस प्राकृतिक आपदा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती है? बाढ़ और सूखा दोनों एक साथ की स्थिति। बिहार सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया गया? जल जीवन हरियाली अभियान। जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार के किस क्षेत्र में भूजल स्तर में भारी गिरावट देखी गई? दक्षिणी बिहार के मैदानी और पठारी क्षेत्र में। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम बिहार के कितने जिलों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया? राज्य के विभिन्न चिन्हित जिलों में शुरुआत में 8 जिलों में। तापमान बढ़ने से बिहार के किस प्रमुख खाद्य फल के चक्र पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है? गेहूं की फसल पर। टेम्परेचर बढ़ने से बिहार की किस प्रमुख खाद्य फसल के चक्र पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है? गेहूं की फसल पर। समय से पहले पकना। बिहार में क्लाइमेट चेंज सेल जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की गई है? बिहार में क्लाइमेट चेंज सेल जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना में। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवरण बढ़ाने का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन नीति के तहत रखा गया? 17%। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवरण बढ़ाने का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन नीति के तहत रखा गया? 17%। जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार के उत्तरी पूर्वी जिलों में किस नई बीमारी कीट का प्रकोप फसलों पर पड़ा है? विभिन्न प्रकार के नए फंगस इन्फेक्शन और कीट का। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन सा है? सीमांत और लघु किसान। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन सा? सीमांत और लघु किसान। बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए किस ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा दिया जा रहा है? सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को। बिहार में कार्बन उत्सर्जन करने के लिए किस ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा दिया जाए? बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सोलर ऊर्जा को। टॉपिक विल बी कृषि जलवायु क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? 6 जिले। कौन कौन से? भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। बिहार के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जोन 3A में किस मिट्टी की प्रधानता है? बांगर मिट्टी की। जहाँ हम हैं जमुई वाले क्षेत्र में बांगर मिट्टी है। हमारे साथ साथ हमारे दोस्त भागलपुर, बांका, मुंगेर और शेखपुरा भी हैं। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय बिहार के किस कृषि जलवायु जोन में आता है? जोन 3A में। दक्षिणी पश्चिमी जलोढ़ मैदान जोन 3B की मुख्य फसलें कौन सी? गेहूँ, दाल, अरहर, चना। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जोन 3A में औसतन वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर। बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा किस जोन में आते हैं? जोन 3B में। दक्षिण पश्चिम जलोढ़ में कौन कौन? बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा ये सब जोन 3 में। दक्षिण पश्चिम जलोढ़ में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले शामिल हैं? उत्तर पश्चिम जोन में। बिहार में जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार में मुख्य रूप से कौन सी 2 बड़ी आपदाएं साथ साथ आ सकती हैं? सूखा और बाढ़। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण बिहार में गर्मी के महीनों में किस घटना में बढ़ोतरी हुई है?
लू चलने की घटना। गर्मी के महीनों में बिहार का अधिकतम तापमान कभी कभी कितना डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है? 45 डिग्री सेल्सियस तक। आईआईटी के अध्ययन के अनुसार भारत के 50 सबसे संवेदनशील जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? बिहार के 14 जिले। भारत के 50 सबसे संवेदनशील जिलों में से मतलब बिहार का 14 जिला शामिल है। बिहार में प्रति 1000 ग्रामीण आबादी पर कितनी कमी जलवायु परिवर्तन के खतरे को और बढ़ा देती है? वन क्षेत्र की कमी को। बिहार के किसानों को जलवायु परिवर्तन के साथ साथ सिंचाई की किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अनियमित वर्षा, बिजली की कटौती, पानी की कमी। कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधार के अभाव के लिए किस प्रमुख सुविधा की कमी को उत्तरदायी माना गया? फसल बीमा की कमी का। बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस वर्ष ठोस एक्शन प्लान बनाने की कोशिश की थी जिसमें सफलता नहीं मिली है? 2019 में। बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस वर्ष ठोस एक्शन प्लान बनाने की कोशिश की थी जिसमें सफलता नहीं मिली है? वर्ष 2019 में। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वर्षा एवं वनस्पति। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वर्षा एवं वनस्पति। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वर्षा एवं वनस्पति। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वर्षा एवं वनस्पति। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वर्षा एवं वनस्पति। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किससे प्रदर्शित किया जा सकता है? क्विज से। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर बिहार और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? क्विज प्रदेश में। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? उपोष्णकटिबंधीय मानसून। आम्रवर्षा वास्तव में क्या है? आम्रवर्षा उत्तर पूर्व बिहार के मानसूनी पूर्व होने वाली वर्षा। आम्रवर्षा। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ किस जिले में होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ किस जिले में होती है? किशनगंज जिले में। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। नदी घाटी परियोजना एवं विविध प्रश्न। बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन परियोजना। नदी घाटी परियोजना एवं विविध प्रश्न। बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन परियोजना। कोशी मेची लिंक परियोजनाओं से बिहार के कौन कौन से जिले को लाभ हुआ है? कोशी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिला को लाभ होगा? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। कोशी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार को। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास में। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास में। बिहार के दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 3B में कुल कितने जिले शामिल हैं? 11 जिला। बिहार के दक्षिण पश्चिमी जलोढ़ मैदान जोन 3B में कुल कितने जिले हैं? 11 जिला। अनाज उत्पादन में अनिश्चितता और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बिहार में किस बड़ी चुनौती का प्रभाव बढ़ाता है? जलवायु परिवर्तन। कोपेन के अनुसार CWD जलवायु प्रकार की मुख्य विशेषता क्या? शीत ऋतु वाली मानसूनी प्रकार की वर्षा। बिहार में मानसून के आगमन से ठीक पहले मार्च से मई के बीच होने वाले स्थानीय वर्षा को क्या कहते हैं? आम्रवर्षा। बिहार का कौन सा कृषि जोन भौगोलिक रूप से झारखंड के पठार से सटा हुआ दक्षिणी पूर्वी हिस्सा जोन 3A हिस्सा। बिहार में वर्तमान में बिहार के पास जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए किसी ठोस एक्शन प्लान का अभाव।